अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ मनाले इश्क। हवेली पे इस नावल है लिसनर्स, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए जी। तो बगैर देर किए हम चलते हैं एपिसोड नंबर 2 की जानिब। वो अजनबी जो कोई भी था, कसरती जिस्म लिए चट्टानों जैसा मजबूत लंबा चौड़ा शख्स, उसे इंतहाई नफरत और हकारत से घूरा था। हरीम ने झपट कर अपने लबों से टेप भी खींच ली। कुकु कुक, कौन हो तुम? मुझे क्यों लाए यहाँ? जवाब दो मुझे, कौन हो तुम? अनजान जगह, अनजान लोग। वो खौफज़दा थी मगर अपने खौफ को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। तभी जितना हो सका अपने कांपते लहजे पर काबू पाकर चिल्लाकर उससे पूछा, तुम्हारी और तुम्हारे दरिंदा सिर्फ शैतान भाई की बर्बादी हूँ, मौत हूँ या तबाही? बड़ा शौक है उसे इज्जतों से खेलने का। देखते हैं यही खेल अगर उसकी इज्जत से खेला जाए तो कैसा महसूस करेगा वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ये कैसे? सामने वाले ने सरसराते लहजे में सुकून से कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्या किया है मेरे भाई ने ऐसा जो तुम ऐसा बोल रहे हो? हरीम ने उसको एक तड़क कर कहा तो सरदार जायश जहांगीर अपने सामने खड़ी इस दिल भर की लड़की को देखकर जो सामने खड़ी उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी, मेरी बहन को मोहब्बत के झांसा देकर बर्बाद किया है तुम्हारे भाई ने, उसी मोहब्बत के हाल में फंसा कर बर्बाद किया तुम्हारी घटिया भाई ने, उसकी इज्जत से खेलकर उसे रुसवा किया तुम्हारे बदजात भाई ने। और कुछ सुनना है तुम्हारा या थोड़ी बहुत गैरत है तुम में भी? ये सब दोहराते सरदार जायश जहांगीर की आंखों से लहू छिलकने लगा, जिसे देखकर हरीम को अपने पूरे बदन में चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। क्या बकवास है ये? ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी है, तुम अच्छी तरह छानबीन करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। शट अप। जायश के मुंह से गाली निकलने से पहले ही उसने अपना जबड़ा बुरी तरह पीछा। छोड़ दो मुझे, मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे, मम्मा रो रही होंगी, सब सोच रहे होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। देखो मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन। शट अप। दोबारा जुबान बंद रखने के लिए कहा गया। सरदार जायश जो एकदम धड़ा था, वो मैं भी तो उसे यही बताना चाहता हूँ कि किसकी के बहन की जगह उसकी खुद की बहन भी तो हो सकती है, वो भी तो बर्बाद हो सकती है। जैसे मेरी बहन को रुसवा होकर खुदकुशी करने की कोशिश की और कोमा में चली गई, बिल्कुल वैसे ही उसकी बहन भी तो उधड़ी हुई हालत में वापस आ सकती है ना। उसने इंतहाई सपाकी से उसे सर तक पैर घूरते हुए ये गलीज अल्फाज के तो हरीम की रूह तक कांप गई। इन अल्फाज पर वो बिखरे हुए हुलिये उसके सामने फिरौन बनकर टांग पर टांग जमाए बैठा अनजान शख्स होंठपार निगाहों से घूर रही थी। जिसने ये सब किया था वो रोना नहीं चाहती थी मगर आंसू खुद बहुत पलकों की बाढ़ तोड़कर चेहरे पर लकीरें बना रहे थे। मेकअप ज़दा चेहरा सुबह से चेहरे पर काजल फैल चुका था, जिसे देखकर सामने बैठा शख्स हिज उठा रहा था। यू बास्टर्ड, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो एकदम धाड़ी थी गुस्से से। हरीम जारहाना तेवर लिए उसकी जानिब लपकी और उससे पहले कि वो दस्त दराजी करती गुस्से और इस्ताद से पागल सरदार जायश जहांगीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ फिजा में उठा, उसका नाजुक हाथ कलाई से मरोड़कर उसकी कमर से लगा दिया। ई हरीम के मुंह से एक दर्दनाक चीख बरामद हुई। लगता है डार्लिंग तुम्हें अपना बॉडी पार्ट्स कुछ ज़्यादा प्यारे नहीं, तभी तो ऐसी जरूरत का मुजाहरा कर रही हो जिसकी पदाश में मैं इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। और जानने की इतनी भी क्या जल्दी है? आज रात को मैं तुम्हें बहुत अच्छा मौका दूंगा ना खुद को जानने का। जब तुम अपने भाई के लिए एक घरौने फेल का किया भुगत कर पल पल की जिल्लत उठागी। वो उसके कान में भूखे शेर की मानित गुराया था और उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इस भेड़िए से अपनी कलाई छुड़वाई थी और उसके सामने वो डट गई थी। सामने खड़े शख्स की ग्रे शैतानी आंखों में घुरा जो उस पर उठ रही थी और उसे तो अपने ही वजूद से घिन महसूस हो रही थी। हरीम ने बहुत ही हिम्मत के साथ उसको फेस किया था। वो घबराई बिल्कुल भी नहीं थी और वो जो कब से बकवास कर रही हूँ मैं कि मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तो अक्ल के साथ तुम्हारी कुव्वत समात भी घास चरने गई है जो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। छोड़ दो मुझे। हरीम ने उसका गरेबान झंझोड़ा था। उसने पहली मरतबा घुमाकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो तेवर कर औंधे मुंह उसके सर्द महल की दबीज सब्ज कारपेट पर गिरी थी। अपनी औकात में रो लड़की। सरदार जहांगीर के गिरबान तक पहुंचने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की और ये तुम्हारे भाई की हिम्मत थी कि उसकी इज्जत से खेल गया। और दूसरी तुम्हारी जो मेरे गिरबान तक ही, आप देखना तुम्हारे खानदान का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। वो उसे बाजू से घसीट कर चलने लगा और रुख अपने बेड रूम की जानिब था और हरीम ने बेसाख्ता ज़ेरे लब अपनी मौत की दुआ मांगी। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया और भाई ने भी कुछ नहीं किया। वो फर्श पर उसके साथ घसीटती बुरी तरह रोने लगी और ज़बरदस्ती फिर से उसे लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा था।
सुनसान हवेली में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। जायश ने उसे लाकर अपने बेडरूम के फर्श पर पटका। वो बुरी तरह रोने और झटपटाने लगी और अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा करके दरवाजे की जानिब भागी, मगर उसने फिर से उसे बाजू से दबोचकर बेड पर फेंक दिया। जब खुद पर आए तो क्या बच निकलना इतना ही आसान होता है। वो अपना कोट उतारकर एक जानिब उछालता बेड की जानिब बढ़ा। हरीम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेड से उसे पीछे की जानिब रेंगती बुरी तरह रो रही थी। जब उसे मुसलसल बेड की जानिब बढ़ते देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आया और उसके जिंदान से बचने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। कोई है, बचाओ मुझे, सेव मी, खुदा के लिए बचाओ मुझे। वो हलक के बल चिल्लाई तो जायज़ के चेहरे पर एक तमस्खाराना हंसी मुस्कुराहट रेंगने लगी। मुझे तुम्हारी ये चीखें, ये बदबसी, ये सिसकियाँ काफ़ी सुकून दे रही हैं डार्लिंग, मगर अफसोस मेरे पास वक्त नहीं है जो ज़्यादा इंजॉय कर सकूं। वो बेड की जानिब बढ़ा। हरीम तेज़ी से बेड की दूसरी जानिब उतरी। वो उसे ही देखती रही और फिर वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। वो एक मरतबा फिर से दरवाजे की जानिब लपकी, तेज़ी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। यह दरवाज़ा अब तुम्हारी बर्बादी के बाद ही और मेरी मर्जी से ही खुलेगा डार्लिंग, उसने सुकून से कहा और उसे बाजू में दबोचकर पास पड़े सोफे पर फेंका। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अमाद भाई किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्या नाम लिया तुमने अपने भाई का? एक टांग पर सोफे रखे और दूसरे उसके बाजू को दबोचे, हल्का सा उसके ऊपर झुका और अब लाल अंगारा आंखों से उससे पूछ रहा था, अमाद यूसुफ, अमाद यूसुफ नाम है मेरे भाई का, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। हा हा हा। हरीम के बाद बीच में रहेगी जब उसका हकारा तमेज़ तमस्खराना कहकर कमरे में बूझा। दाद देनी पड़ेगी इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी मकार लड़की छुपी हुई है। खुद को बचाने के लिए मकारी भरा गेम खेल रही हो मेरे साथ, इतनी शातराना अपने भाई का गलत नाम बता रही हो मुझे। वो गुस्से से पागल होकर कहता उसे बाजू से घसीटकर बेड पर फेंककर उसके ऊपर झुका था। मैं क्यों खेल खेलूंगी, मैं क्यों गलत? हरीम को दबोच रखा था। वह बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। बहुत अचानक इन चीखों में कुछ और अनजानी जानी पहचानी चीखें भी उसे सुनाई देने लगी। जायश के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए और एक वहशत सी थी जो दिलो दिमाग पर तारी होगी। बदले की आग में सीने में एक जवार सा भाटा सुलगा दिया और जायश ने पूरी ताकत से उसे गला दबोचा। सुर्ख चेहरा लिए बुरी तरह खांसने लगे और हार पैर चलने लगे। हरीम ने उसका गिरेबान दबोच लिया। ये तो सरदार जायश जंगीर जानता था कि उसका कोई ऐसा गलीज इरादा सिरे से था नहीं, और वो ऐसा इरादा नहीं रखता था कि बदले और इंतकाम की आग में इस कदर पस्तियों में गिर जाए, एक लड़की की पाकीज़गी को रोन डाले। हरगिज़ नहीं। वो बस उसे खौफजदा करना चाहता था, बहुत ज़्यादा खौफजदा, ताकि वो आगे जाकर उसकी हर बात माने। मगर इस दिल खराश चीख सुनकर जायश को लगा कि कायनात की हर चीज़ ज़रा ज़रा उस पर लानत भेज रहा है। फ़ौरन से पहले घिन खाते इंतहाई कराहियत महसूस करते उसे बेड पर फेंका था। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वो उस कमरे से बाहर निकला और फ़ौरन से पहले अनाबिया के कमरे में गया। कमरे की बालकोनी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और गहरे गहरे सांस भरकर अपने अंदर की इस घटन को कम करने की कोशिश करने लगा, जिसने सीने में एक जवार भाटा सा सुलगा दिया था। ये उसकी सरशत नहीं थी, यह उसकी फितरत नहीं थी, यह उसकी तरबियत भी नहीं थी। माजी जायश का बहुत अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा घराना था और अनाबिया उसके वालिदैन के लाडले चश्मो चिराग थे। सरदार आलम जहांगीर का घराना काफ़ी मजहबी और नफीस था। वो ख़ानदानी ज़िम्मेदार थे। जायश अपनी तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से ही हासिल की थी। आला तालीम के बावजूद उसने अपने बाबा की ख्वाहिश पर जिम्मेदारी में दिलचस्पी ली। सरदार आलम जहांगीर ने तालीम के दौरान जायश की मंगनी अपनी भतीजी से की तो पहले तो रिश्ता पूरी तरह अरेंज था, फिर उस रिश्ते की नज़ाकत की वजह से जायश फिज़ा से दिलचस्पी बढ़ने लगी और उस वक़्त के साथ ये दिलचस्पी पसंदीदगी में बदल गई। वो एमए एग्रीकल्चर के लास्ट सेमेस्टर जा रहे थे जब एक नागहानी कार एक्सीडेंट में आलम साहब और मिसिज आलम इस दारफ़ानी से कूच कर गए। जायश ने बड़ी मुश्किल से खुद को और अनाबिया को संभाला था। अनाबिया उससे 8 साल छोटी थी और अभी 8th में ही थी तब उसने अनाबिया को माँ बाप का ही प्यार दिया था। किसी भी हादसे को भुलाने के लिए वक़्त सबसे बड़ा मरहम होता है। तकरीबन 2 साल के बाद जायश ने नाबिया की ज़िद पर चचा को शादी का पैगाम भेजा, मगर दूसरा धचका जायश को तब लगा जब ऐन शादी वाले दिन फ़िज़ा ने जायश के साथ शादी से इनकार करते हुए अपने कोर्ट से किए निकाह पर पेपर सबके सामने पेश कर दिया और उसके बाद वो बिल्कुल टूट गया था। मगर उस टूटने के बाद उसने खुद को जोड़ा था और पत्थर का ही बना दिया था ताकि फिर से उसे कोई तोड़ ना पाए। वक़्त पर लगाकर उड़ गया। अनाबिया ने एमएससी मुकम्मल की और उसके बाद अपनी दिलचस्पी के मुताबिक एक प्राइवेट स्कूल में एज आ टीचर जॉब करने लगी। जायश ने जब उससे शादी की बात की तब उसने ये कहकर टाल दिया कि वो अभी इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। वो एक पढ़ी लिखी बाशऊर बाएतमाद लड़की
تھی۔ جائش کو اس پر بھروسہ تھا اور اعتماد تھا، اور اس نے کبھی ایسا موقع نہ دیا کہ جائش اس سے کوئی شکایت ہوتی، مگر وہ کسی کی شاطرانہ سازش کا شکار ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کیسے اور کس طرح سے، مگر ایک دن جب حویلی سے ڈرائیور اسے لینے کے لیے اسکول گیا تو وہ موجود نہیں تھی۔ اسکول میں سب بچے اور سٹاف جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے جائش کو اطلاع دی۔ انابیہ نے جائش کو آخری فون کال کی تھی جس میں وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو اس کے کولیگ فیضان نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اسی دھوکے میں اسے برباد کیا ہے۔ یہ چند الفاظ وہ بول سکی اور فون کٹ گیا۔ تب جائش اس سے پہلے انابیہ کی تلاش میں نکلتا اور اسے فون پر اطلاع ملی کہ انابیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ حادثے میں موجود لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکی جان بوجھ کر بہت اچانک ٹرک کے سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد اس کے میڈیکل کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ برباد ہو چکی ہے۔ جائش کی دنیا اندھیرے جا چکی ہے، اور پھر انابیہ موت کے منہ تک گئی اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما چلی گئی۔ جب جائش کو انابیہ کی جانب سے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ وہ خطرے سے باعث ہے تو اس نے اس مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر تب تک وہ منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ جائش نے اس پر کیس نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کوئی گواہ ثبوت وہ آسانی سے بچ نکلتا۔ اسکول ریکارڈز میں اس کا گھر کا پتہ چلا۔ یہ بھی اس کی ایک ہی بہن ہے۔ اس سے ایسا انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس کے درندے کی روح کام جائے۔ تبھی وہ اس کی بہن کو اٹھوا چکا تھا، اور اب اس دشمن کی تڑپ تماشا دیکھنے کا وقت تھا تو اس کا ضمیر اسے یوں ملامت کرنے لگا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کی بہن سے نکاح کر کے اسے 1-2 دن اپنے پاس رکھ کر طلاق دے کر واپس بھیج دے گا، یہی اس کا مقصد تھا اور یہی وجہ تھی وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا تھا۔ تبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا نیچے لاؤنج میں آیا رفیق۔ وہ ایک دم سے دھاڑا تھا اور اس کی گجدار آواز پر رفیق کسی کونے خدرے سے نکل کر تیزی سے سامنے آیا۔ جی سردار جی، جو حکم دیا تھا وہ بندوبست کرو فوراً سے پہلے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جو حکم سرکار، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ رفیق کہتا باہر نکلا۔ جائش لاؤنج میں صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنی جلتی کنپٹیاں سہلانے لگا۔ شام سے رات ہونے کو تھی اور علیم کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ یوسف سب جھکے کندھے لیے یوں ہی ناکام واپس لوٹے، اور عماد بھی ناکام واپس لوٹا تھا۔ سلمیٰ بیگم کا رو رو کا برا حال تھا۔ کوئی چھوٹا سا کلو بھی تو نہیں ملا تھا۔ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ یوسف صاحب اب کیا ہوگا؟ میری بچی جانے کے سال میں ہوگی، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ تو گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی تھی، اب جانے کہاں ہوگی؟ یہ رات کیسے گزرے گی؟ میری بچی گھر سے باہر ہے۔ سلمیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی پلیز مت روئیں، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ اسے ہماری دعاؤں اور اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے دعا مانگے، دیکھنا آپ کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔ عماد نے انہیں سینے سے لگایا۔ امی صبر کریں، حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دعائیں مانگے، اور ماں کی دعائیں میں تو بہت طاقت ہوتی ہے نا، دعائیں مانگے، اللہ سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اسما نے اسے تسلی دی۔ اس گھر اور گھر والوں پر تو رات بہت بوجھل تھی، بہت خوفناک اور گھنونی، عجیب عجیب سے وہم اور وسوسے ستا رہے تھے۔ یہ ساری رات دعائیں مانگتے گزری۔ تب اللہ تعالیٰ اس نازک سی جان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ ساری رات ان کے لیے بہت ہی بھاری اور سوگواریت کی رات تھی، اور وہ سوچوں کے ایک گہنے سمندر میں کھو چکے تھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اب دبیز کارپیٹ پر سہمی سی بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سہم کر دروازے کی جانب دیکھتی تو کوئی آ تو نہیں رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ حریم نے بے تحاشا سہم کر دروازے کی جانب دیکھا۔ گہری ہوتی ہوئی رات، اتنی بڑی حویلی میں ان دہشتناک مردوں کے بیچ ماں تن تنہا خوفزدہ ہوتی ہوئی تو اور کیا کرتی، مگر اب تک اپنی ہمت اور حوصلہ قائم کر رکھا تھا، اور اپنے بابا اور ماما کے پاس صحیح سلامت جانا تھا، اور اپنی ہمت باندھے رکھنی تھی، اور اسے کسی بھی طرح خود کو کمزور نہیں کرنا تھا۔ دروازے کے ایک درمیانی عمر کی عورت جو شکل سے کافی اچھی اور نرم مزاج لگ رہی تھی، اب دھیمے قدموں سے چلتا حریم کی جانب بڑھی اور سہم کر بے ساختہ پیچھے کی جانب سرکنے لگی۔ بی بی جی ڈرو نہیں۔ امتیاز جلدی سے حریم کے پاس آیا۔ جسے جائش نے اس کے پاس بھیجا تھا وہ حریم کے پاس 2 زانوں بیٹھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور کاش شکلوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوا کرتے۔ امتیاز سوچ کر رہ گئی۔ بی بی یہ چادر اوڑھ لو اور میرے ساتھ باہر چلو، آپ کا نکاح ہے ہمارے سردار جی کے ساتھ۔ اس عورت نے حریم کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پٹی پٹی نگاہیں اس لیے اس عورت کی جانب دیکھے گئی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ بول کیا رہی ہے۔ وقت نہیں ہے بی بی جی، چلو جلدی سے۔ امتیاز نے اس کے سر پر چادر اڑا دی۔ اب وہ ہوش میں آ کر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تبھی اس کی جان پھر حلق میں اٹکی تھی جب کمرے کے دروازے سے ایک دھاڑ اسے سنائی دی۔ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے امتیاز؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ کہتا اندر داخل ہوا۔ حریم اسے دیکھ چادر کو زور سے
मुट्ठियों में जकड़ती अपनी जगह पर खड़ी हुई। बाहर जाओ, उसने आते ही इम्तियाज से कहा और सर हिलाकर तेजी से बाहर निकल गई। हरीम की फिर से जान बन गई। घर जाना चाहती हो? सरदार ने एक कार्ड खेला। अब की बार नरम लहजा था ये, मगर ये नरमी किसी की बर्बादी थी। हरीम ने सहमी निगाहों से बेयकीनी से उसे देखा और फिर बच्चों की तरह जोर से इस बात में समझ भेज दूंगा, परसों सुबह रफीक तुम्हें घर छोड़ आएगा, मगर अभी जो बोल रहा हूँ अपनी पूरी रजामंदी से करो तो सोचूंगा भी, नहीं तो यही सिर सड़ती रहना। तुम्हें बेसमेंट में फेंक कर ला कर भूल जाऊंगा और भूख प्यास और कीड़ों मकोड़ों में तड़प तड़प कर मरना। किसी बाप को भी नहीं पता चलेगा कि हरीम बीबी सरदार हवेली के बेसमेंट में भूख प्यास से कीड़े मकोड़ों को काटने और जिस्म में घुसने से मर गई है। उसने सपाकी की इंतहा की थी और सैदा सा अगला गिला किया और जहर हरीम के रहन सहन और सानवी हता कर गया। हरीम को लगा कि इन जहर में बुझे तीर नुमा अल्फाज से बेजान हो जाएंगे। तो बोलो फिर क्या करना है? वह बेजारी से बोली, मगर निगाहें उसके चेहरे से हटाना जरूरी समझा। मम मुझे घर जाना है, वो कहती फिर से रो दी। सरदार ने नागवारी से उसके आंसू देखे। चलो फिर, मगर इस दौरान तुम्हारी आंख से एक आंसू भी अगर गिरा तो ये आप पर ही मुलतवी कर दूंगा, समझी? जायश ने दो टुक अल्फाज में कहते जान बूझकर उसके आगे हथेली फैलाई। हरीम ने एक नज़र उसके सर्द बेतासुर आंखें देखी और डरते झिझकते अपनी हिनाई हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ कांप रहा था जो धीरे धीरे उसने आगे बढ़ाया। जहाँ कोई स्लोमो वीडियो नहीं बन रही। बीबी हरीम बीबी वो दांत पीसकर आगे बढ़ा और उसका हाथ थामकर बाहर की जानिब चल पड़ा। वो उसे चुपचाप अपना बना जाने वाला तमाशा देखे जा रही थी। जायश उसे नीचे लाउंज में लाकर सोफे पर बिठाया और खुद उसके पहलू में शान से बैठ गया। बाहर निकलने से पहले उसके चेहरे पर पल्लू गिरा दिया और उसे घूंघट में नीचे की थी और कारी साहब शुरू करें।